हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था और वो सीरीज कंप्लीट हुआ था। आज उसी में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा था, तो उसी तरह आज हम लोग देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम इन अ मेटल। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ temperature, what is the effect of temperature on relaxation time, in a metal। first option, relaxation time decreases with increase in temperature। second option है relaxation time increases with rise in temperature। relaxation time increases with rise in temperature। और आगे के ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लास्ट में है नन ऑफ दीज। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, और उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन को जब एक वेलोसिटी मिलता है तो वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम फिगर के मदद से आपको दिखाते हैं। ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर
बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक वेलोसिटी गेन होता है, वेलोसिटी प्राप्त होता है, और वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ट्रैवल करते हैं तो हायर डेंसिटी होने के कारण आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं और दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को टाइमिंग मिलता है जिस पर वो फ्रीली मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दिस इज एक्चुअली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो कंटिन्यूअस लगातार कॉलिजन के बीच में जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, दैट इज कॉल्ड आवर रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, तो इन दोनों समय अंतराल के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना देर तक नहीं टकराता है वो समय कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। जैसे F बराबर होता है E इंटू ई, F का फॉर्मूला ma इज इक्वल टू E इंटू ई, A बराबर E बाय एम। अब फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v बराबर a इंटू टाउ। ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ, टाउ बराबर v इंटू एम बाई ई इंटू ई। अब पूछा जा रहा है कि यदि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करवाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, टेम्परेचर के बढ़ने से यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को एक हाई स्केल तक बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट एनर्जी को गेन करेंगे, और एनर्जी इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ योर हाफ mv², वो बढ़ेगा। मास कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और जब हाई वेलोसिटी हो जाएगा, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उस समय जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्स करने का जो टाइम है, आराम करने का जो समय है, वो समय जब तक वो टकराता नहीं है वो वैल्यू घट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो बीच में हम लोग इसको प्रूव भी किए हैं 11th क्लास में, वेलोसिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है कि वेलोसिटी बढ़ेगा यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। वैसे ये तो गैस नहीं है, चार्ज पार्टिकल के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटेगा, एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए एग्जाम में यदि उल्टा क्वेश्चन दे देता है कि टेम्परेचर को घटाएंगे तो उस समय क्या होगा ना, उस समय जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इंक्रीज करेगा। बट राइट नाउ ये क्वेश्चन का आंसर ए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है
डायमेंशनल फार्मूला फॉर करंट डेंसिटी। डायमेंशनल फार्मूला फॉर करंट डेंसिटी। इसके ऑप्शंस हैं m L-2 T0 A, दूसरा है m L2 T-2 A, तीसरा है m0 L-2 only T0 A and D। m0 L-2 T0 A-1। अब ये आपको बता रहा है दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, इनमें से क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि करंट डेंसिटी होता क्या है। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के से मान लीजिए ऐसे ही कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एरिया है। तो किसी जैसे मान लीजिए यही कंडक्टर है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इससे करंट पास हो रहा है, तो इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। तो लिखेंगे दैट इट इज़ डिनोटेड बाय जे बराबर I/A। जे बताता है करंट डेंसिटी को, A एरिया एंड I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से करंट का डायमेंशन सबसे पहले या तो आप I भी कंसीडर कर सकते हैं या A भी कंसीडर कर सकते हैं। तो करंट का A एम्पियर और एरिया का होता है L2 या L²। अब यहाँ से J इज इक्वल टू हो जाएगा A L-2। वैसे इस फॉर्म में तो कोई भी आंसर नहीं है, जो फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं MLT उस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा J इज इक्वल टू M0 L-2 T0 इंटू A। समटाइम्स मे बी यहाँ पर आपको I भी दिख सकता है, तो वो भी सही है। अब इसके बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इन अ कंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज, इन अ कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻29 पर सेंटीमीटर क्यूब,
10⁻29 पर मीटर क्यूब, 10⁻23 पर मीटर क्यूब, 10⁻26 पर मीटर क्यूब। किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको गिवन है तो इसके लिए इसका आंसर आप याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑर्डर के बारे में पूछा है। द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ electron under the effect of electric field is in order of, पहला ऑप्शन है 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होता है जो प्रत्येक फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसके कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। तो देन इसके लिए हम लोग याद रखेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है दैट विल बी 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर में हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। नेक्स्ट में है if the area of cross section of a wire, if the area of cross section of a wire is double, keeping its length same, then its resistance फर्स्ट ऑप्शन है 2 टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है 4 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन है हाफ एंड फोर्थ ऑप्शन है नो चेंज। एक वायर है और बोला जा रहा है कि यदि उस वायर का जो एरिया है उसको यदि हम लोग डबल कर दें
और लेंथ को सेम रखें। मतलब ऐसे समझिए कि एरिया को डबल करने के बावजूद लेंथ को सेम रखा जाए, तो उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा। इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ ऑफ रेसिस्टेंस है, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. तो R is directly proportional to L by A, R बराबर रो L by A। तो यहाँ से R इज इक्वल टू रो L by A, इसको बेस मानिए, बेसिक इक्वेशन मान लीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए दो वायर हैं, एक P है और एक Q है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायर को हम लोग P माने हैं और एक वायर को हम लोग Q माने हैं। तो दोनों का लेंथ को हम लोग L कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे A। या यदि फर्स्ट वाला का क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप A मान रहे हैं तो सेकंड वाला का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 2A। यदि जो पहला वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो सेकंड वायर का डबल करने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो जाएगा। तो आइए हम लोग इन दोनों को इक्विवेलेंट मानते हुए इसमें सबसे पहले लिखेंगे आर पी, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर P, रेसिस्टिविटी ये रो ही होगा, L P लेंथ ऑफ द वायर P, A P एरिया ऑफ द वायर P। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आर क्यू रेसिस्टिविटी सेम होगा, लेंथ ऑफ द वायर Q, एरिया ऑफ द वायर Q। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों को डिवीजन करेंगे, लिखेंगे आर पी बाय आर क्यू, रो एल पी बाय ए पी, रो एल क्यू बाय ए क्यू। अब इसके बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। वैसे एल पी और एल क्यू भी कैंसिल होगा, क्योंकि एल पी और एल क्यू रिस्पेक्टिवली लेंथ को बता रहा था और दोनों जो वायर हैं उनका लेंथ जो है वो सेम है, इसीलिए हम लोग एल पी और एल क्यू को कैंसल आउट कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा ए क्यू बाय ए पी। अब हम लोग को यहाँ से नया जो रेसिस्टेंस है आर क्यूब
वो मतलब निकालना है। तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले कि ए क्यू और ए पी में क्या होगा। तो आपको बता दें, ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए पी को लिखते हैं ए, तो ए क्यू को लिखेंगे 2a। 2a इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो एरिया है वो डबल है, कैंसिल हो जाएगा। तो आर पी बाय आर क्यू, आर पी बाय आर क्यू इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग को एक्चुअली आर क्यू का वैल्यू निकालना है, बिकॉज नया रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आर क्यू बराबर आर पी बाई 2। आर क्यू बराबर आर पी क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस, फर्स्ट स्टेज में जो रेसिस्टेंस था, इनिशियल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। मतलब इनिशियल स्टेज में जो रेसिस्टेंस था उसका हाफ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ। अब इस प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मे भी पॉसिबल कभी 2 गुना की जगह 4 गुना करना पड़े, कभी उससे भी चेंज करना पड़े। तो देन हम लोग इस प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन करके इफ़ेक्टिव जो रेसिस्टेंस काम करेगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगले क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम लोग डील करेंगे। आप लोग तब तक PDF फाइल को ज़रा देख लें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।